हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 30 सितंबर 2023 और आज की जो भी हिंदी न्यूज और एडिटोरियल है उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ सारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल आज हम लेने वाले हैं। ये सारे आर्टिकल जो है हम लोग लेने वाले, जिसमें फर्स्ट के मैंने आज 3 आर्टिकल जो है एडिटोरियल रखा है। यहाँ पे हम लोग पहले 3 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है उसके बारे में है, इलेक्ट्रल बॉन्ड और उसके बाद एज ऑफ कंसेंट अंडर पोस्को मस्टरीमेंट। ये आर्टिकल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन पुलिस। देखिए, अगर मैं पुलिस की बात करूं, ठीक है, पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस में हमने कह दिया भाई अपनी पॉलिसी में रिजर्वेशन तो दे दिया, पॉलिसी में रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन यहां पे बात हो रही है पुलिस में। क्या पुलिस में रिजर्वेशन है? अगर देखा जाए हरियाणा जो सबसे ज्यादा वुमेन जो है रिक्रूटमेंट करता है, लेकिन क्या बाकी स्टेट में भी हॉरिजॉन्टल रिक्रूटमेंट होते हैं? हॉरिजॉन्टल रिक्रूटमेंट क्या होती है कि हर स्टेट पे इक्वल अमाउंट में जितने, अगर हरियाणा 22% वुमेन्स को रिक्रूट करता है तो इसका मतलब हर कोई स्टेट भी उतना ही रिक्रूट करे। ठीक है, देखिए हमने पॉलिसी में क्या किया है, 33% का जो है वुमेन को रिजर्वेशन दिया है और यहां तक कि एससी एसटी को भी रिजर्वेशन देने की भी बात की है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग पुलिस के मामले में देखें, क्या हमने पुलिस में दी है? क्योंकि अगर आप देखोगे पोस्को एक्ट के अंदर बहुत सारे क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं गर्ल हो गया या वुमेन्स हो गए, ठीक है, वुमेन रेप की बात करें तो उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उनके लिए कौन चाहिए? आपके लिए लेडी पुलिस कहीं ना कहीं जरूरत है। क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पुलिस है जो कि लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस या लेडी ऑफिसर्स हैं? तो ये एक बात आती है। दूसरी चीज, अगर आप इक्वलिटी की बात करें, आज अगर इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो इक्वलिटी में वुमेन मैन के मुकाबले में काफी पीछे हैं। ठीक है ना, वही चीज हम देखेंगे कि वुमेन जो है जिसमें 24% का हमारा क्या है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है अपनी इकोनॉमी में। सिर्फ वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग ह्यूमन जो वर्किंग है, अगर वुमेन की देखी जाए 24% है। तो क्या वुमेन्स को यहाँ पे इक्वलिटी मिल रही है? तो ये भी एक बात पता चल रही है। तो हमें अपने पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इन चीजों को भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि वुमेन आज के टाइम पे मोस्ट वल्नरेबल चीज है। अगर एक वुमेन, अगर हम रिक्रूट करते हैं तो इसका मतलब वो कम से कम 5 वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को अपनी इजीली समझ सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। अब से कुछ साल पहले अगर बात की जाए, वुमेन लॉ मेकर ये चाहते थे कि 33% का लॉ मेकर में जो है, जो सभी ऑल लॉ मेकर जो है इंडिया में, उसमें लॉ मेकर जो होनी चाहिए वुमेन की संख्या वो 33% होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 128 अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया गया हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, आज जाएगी प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अब यहाँ बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है कि 1/3 ऑफ जो सीट है वो कहीं ना कहीं हाउस ऑफ पीपल की या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो, तो उनमें कहीं ना कहीं वुमेन की रिजर्वेशन देने की बात की है। और नेशनल कैपिटल रीजन में यहाँ पे 15 ईयर तक की रिजर्वेशन देने की बात की है। साथ ही रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है, जो सीट रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन मेंबर्स का पार्लियामेंट में, वो अगर अभी की बात की जाए, अभी हमारे कितने हैं, 14.4% है, और जबकि 4.9% कब था, 1952 के टाइम पे। तो यानी कि हमने अभी तक 70-80 सालों में, लगभग 80 साल होने वाले, ये मान के चलो कि भाई हमने सिर्फ ग्रोथ के मामले में सिर्फ 10% का ही ग्रोथ किया है।
यानी कि अगर हर एक साल की एवरेज देखा जाए तो 1.1% की ग्रोथ जो है या 1.2% की ग्रोथ जो है हम कर रहे हैं। इसका पर्पज जो है अमेंडमेंट ये नहीं है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना पॉलिसी मेकिंग में, जबकि ये यहाँ पे ये बताता है कि वुमेन्स अगर आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ जो वुमेन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो अमेंडमेंट किया गया वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स की डाइवर्स पॉलिसी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने की बात की गई 2029 के यानी कि 2029 के जनरल इलेक्शन में इसको इंक्लूड करने की भी बात की गई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके सेंसस 2021 जो प्रोवाइड करेगी, एक्चुअली में वो हुआ नहीं है, जब होगा उसके बेसिस पे, और अदरवाइज ये डिले भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2034 की इलेक्शन तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, जिससे कि वुमेन को यहाँ कहीं ना कहीं फेयर आइडिया देगा उनके रिप्रेजेंटेशन में, उनकी सोसाइटी में, उनकी एरिया में। जो रिजर्वेशन है एक्चुअली अवेलेबिलिटी है कि पुलिस के लिए, ये अब देखने वाली बात है। बहुत सारे स्टेट कहीं ना कहीं जिसमें फिल है 30 to 30% ऑफ वैकेंट स्टेट, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी इंक्लूड है, और वो कौन है, वुमेन से और देयर पुलिस फोर्स में। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। यदि मिनिमम रिजर्वेशन अगर वैकेंट हो और फिल नहीं किया जाए हर एक कैटेगरी में, SC ST OBC में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में, वुमेन्स की मेरिट में, या फिर हम कहें तो वुमेन कैंडिडेट की, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी जो पुश है, हम लोग जो पुश देना चाहते हैं उसमें गैपिंग आ जाएगी। जो रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए स्टेट आर्म पुलिस फोर्स में, वो कहीं ना कहीं 10% रखा गया है, और नोटिफाइड वैकेंसी के अंदर और परमिशन अगर होगी तो आगे फिल किया जाएगा। जो डाटा आई है डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से, एक पब्लिकेशन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, तो ये क्या दिखाता है कि टोटल अवेलेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स जो इंक्रीज हुई है वो लास्ट 5 ईयर में 7.48% से। अगर पहले बात की जाए 19.26 लाख थी जनवरी 1 2027 में, जो लगभग 20.70 लाख तक पहुंच गई जनवरी 1 2021 तक। जो आपके सैंक्शन स्ट्रेंथ बोला गया था वो है 24.64 लाख एंड 26.31 लाख जो है कहा गया था। जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वुमेन्स को स्टेट पुलिस में फोर्स में, उसको इंक्रीज करने की बात की गई थी इस नंबर से, लेकिन क्या उस नंबर तक इंक्रीज किया, नहीं हुआ। अगर हम बात करें इन डिटेल को, ये तो हमारे कुछ डाटा थे, इतने डाटा आपको काम की है नहीं। अगर हम कुछ डिटेल्स की पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ एक फ्यू स्टेट्स वगैरह जैसे केरल हो गए, मिजोरम हो गए, वहां पे तो डू नॉट हैव पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पुल, यानी कि कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन जो है इन स्टेट में वेरी करता है 6 to 11% के अंदर। बिहार में जहां 35% का रिजर्वेशन है वुमेन्स को और 3% का बैकवर्ड कास्ट वुमेन को, लेकिन एक्चुअली में वुमेन जो है फोर्स कितना है 17.4% है। चंडीगढ़ सबसे ज्यादा परसेंटेज कहीं ना कहीं वुमेन्स की रखती है, जिसमें 22% ऑफ पुलिस फोर्स है, जबकि हम जम्मू कश्मीर को देखें तो सबसे कम है, यानी कि 3.3%। हिमाचल प्रदेश में तो कोई नोटिफाइड रिजर्वेशन ही नहीं है वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी 20% जो वैकेंसी है कांस्टेबल की वो कहीं ना कहीं फिल है वुमेन से। ठीक है, तो ये सारी डाटा कुछ चीजें बता रहा है। अगर हम बात करें एट्रिशन रेट की पुलिस फोर्स में, लगभग 2.5% to 3% जो एनुअल सेक्शन है न्यू पोस्ट को कहीं ना कहीं 1.5 से लेकर 2% तक बढ़ाने की बात जो है टोटल पोस्ट में की गई है। अब क्राइम डाटा के हिसाब से देखें तो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कहीं ना कहीं कंकरेंट लिस्ट है, ऑन कंकरेंट लिस्ट, दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी। जो सेंटर है वो बहुत सारी अमेंडमेंट करती है इन लॉज में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स ये मैंडेटरी है कि रिकॉर्डेड करना है बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही। जैसे अरेस्ट एंड सर्च ऑफ ए वुमेन एक्यूज्ड मस्ट बी डन बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर आपको अरेस्ट करना है या आपको सर्च करना है वुमेन्स के घर में, तो आपको सबसे पहले तो वुमेन पुलिस ऑफिसर चाहिए। तो ये एक चीज है जिसमें वुमेन पुलिस की काफी इंपॉर्टेंस है।
अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा की बात करें, लगभग 10% जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं डिफाइन है इंडियन पिनल कोड में, जिसमें कमिटेड होती है किसके द्वारा, अगेंस्ट होती है वुमेन्स के द्वारा, और लगभग 5.3% जो है टोटल अरेस्ट परसेंट जो है वो 2021 में वुमेन हुए। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन फोर्स है वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट है इन केसेस को डील करने में। वुमेन की अगर जरूरत है तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए या डे टू डे की ड्यूटीज के लिए, जो प्रोटेक्शन है चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जैसे कि पॉक्सो एक्ट, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं इनलार्ज करने, उसके स्कोप को बढ़ाना वुमेन्स की रिक्वायरमेंट यहां पे कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। अभी तक अगर बात की जाए, वुमेन जो है कैन हैंडल एनी असाइनमेंट इन पुलिस इन सिचुएशन, ये अनडिस्प्यूटेड है। देखिए और क्या बताया जा रहा है, एफर्ट्स क्या होना चाहिए, पुलिस को बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट इन ए 7 शेड्यूल टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है, और इंसेंटिव करना चाहिए, जैसे कि आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुरुआत की थी फाइनेंशियल इंसेंटिव की 2018-19 में, जिसमें रिजर्विंग देने की बात की थी 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 20% इन उसके बाद की जो भी मॉडर्नाइज फंड हो उनके थ्रू। एक स्टेट को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपनी रिफॉर्म को, जिससे कि सेटिस्फैक्टरी लेवल तक उसको इंक्रीज किया जा सकता है। मर्जिंग करना पड़ेगा वुमेन पुलिस को विथ रेगुलर पुलिस के साथ, इस तरह की एक रिफॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो देखिए किस किस तरह की स्टेट सब्जेक्ट में लाने की बात कीजिए, पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और उनको इंसेंटिव करने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ रिफॉर्म करने की बात की जा रही है और मर्जिंग करने की बात की जा रही है वुमेन पुलिस को रेगुलर पुलिस के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करें पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की, जिसमें कि रिफॉर्म हो सके, और साथ ही साथ सेटिस्फैक्टरी लेवल तक विथ फैमिली क्वार्टर्स वॉज ओनली अबाउट 30%, यानी कि इनको सेटिस्फैक्टरी लेवल तक एक फैमिली क्वार्टर भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। वुमेन डेस्क वगैरह प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि वो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसको हैंडल कर सके। सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह बिल्डिंग में मॉडर्नाइज प्लान्स होने चाहिए, जहां पे आप सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह वुमेन स्टाफ के लिए बना सके, या क्रेंच फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड कर सके, मतलब जो बच्चे वाले भी वुमेन्स होते हैं जो पुलिस रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। ये सारी एफर्ट कहीं ना कहीं एनकरेज करेगी वुमेन्स को कि वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो, और जिससे उनकी इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो उनकी जरूरत है, उनको भी वो वहां पे एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है आर.के. विजय के द्वारा, एक रिटायर्ड इंडियन आईपीएस ऑफिसर से, ठीक है। ये इनके पर्सनल व्यूज है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है ट्रबल वाटर्स, चाइना एंड फिलीपींस शुड डेसिस्ट फ्रॉम राइजिंग द रिस्क इन साउथ चाइना सी। देखिए क्या हुआ, फिलीपींस की अगर बात की जाए, फिलीपींस और चाइना, ठीक है, तो यहां पे जो कंट्री है, ठीक है, सारी जो कंट्री है वो क्या है, साउथ चाइना सी से कवर है, ये दोनों कंट्री अब कवर है। तो चाइना यहां क्या चाहता है, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, यानी कि अपना जो वर्चस्व है यहां पे रखना चाहता है। वो चाहता है कि भाई जितने भी 9 डैश की लाइन है वो सारी मेरी है, इस बात को कहता है। द मूव बाय फिलीपींस, अब इसको फिलीपींस कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं, जो मूव्स बाय द फिलीपींस टू रिमूव ए 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल्ड बाय चाइना नियर द डिस्प्यूट स्कार्बो शॉल इन साउथ चाइना एंड बीजिंग वार्निंग मनीला आस्किंग नॉट टू स्टीयर अप ट्रबल। देखिए यहां पे 300 मीटर तक फ्लोटिंग बैरियर जो इंस्टॉल किया था चाइना के द्वारा, उसको फिलीपींस ने हटा दिया, और जिसके वजह से कहां पे जो डिस्प्यूट हो रही थी स्कार्बो शॉल्स में, जो साउथ चाइना सी में है, यहां पे बीजिंग ने कहीं ना कहीं मनीला को नोटिस कहा है कि आप इस तरह के ट्रबल जो है नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगर बात की जाए, साउथ चाइना सी वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट वाटर है, यहाँ पे कितने ही सारे ट्रेड होते हैं, कितने ही देश के वेसल्स वगैरह जो है ट्रैवल करते रहते हैं। टेंशन से यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई है इनके किनके बीच में, चाइना की वजह से, जो कि क्लेम करता है कि पूरा चाइना, साउथ चाइना सी बिल्कुल चाइना का ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके जो कोस्टल एरिया है, जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज फुल कोस्टल एरिया है, वो भी उसके हैं। और यहाँ पे फिलीपींस हो गया या फिर और भी कंट्रीज हो गए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी असर्टिव रखने की बात करते हैं।
मनीला यहाँ पे रिपीटली एक्यूज कर रहा है कि बीजिंग जो है उसकी शिपिंग वेसल्स को हमेशा ब्लॉक करता रहता है और स्कार्बोज साउथ के बीच में हमेशा ये चीज चलती रहती है। ये जो ट्रायंगुलर रीफ है वो इनसर्कल है रिसोर्सेज रिच लेगून के अंदर। चाइना की ने कि उसको सीज कर रखा है फिलीपींस से इन 2012 में। जब फिलीपींस इसको रिलीज करता है, रियलाइज करता है कि चाइना का फोर्स कहीं ना कहीं एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है, तो वो क्लोजर जाता है और उसको फुल्ली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जब तक 2012 के बाद जब प्रेसिडेंट फेडरिनेंड मोरोस्को जूनियर जो है इनके ऑर्डर से इस रिस्क को क्या किया, इन्फ्लेशन जो टेंशन थी बीजिंग के साथ उसको रिमूव करने की बात की गई। फिलीपींस ने यहाँ पे अपने कोस्टल गार्ड को, क्रूज को बोट्स में भेजा साउल की तरफ, और जहां पे उन्होंने क्या किया, डाइव के गोते लगाए और साथ ही साथ उस रोप्स जो एंकर वगैरह है उसको काट दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया जो भी वो भी क्या है, इस डिस्प्यूट के साथ भी है चाइना के साथ, ठीक है, और वो भी अपने वेसल्स को भेजे डिस्प्यूटेड वाटर में और सर्वे किए कि अलग अलग टाइम पे इन्होंने भी अपने अपने सर्वे वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाए। मनीला का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं स्मॉल कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो छोटी है, लेकिन फिर भी ये चाइना को टक्कर देने के लिए मुकाबले में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। जब अंडर रिग्रो ड्यूटेरे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, उन्होंने कहीं ना कहीं इस टेंशन को कम करने की कोशिश किया था चाइना के साथ, लेकिन मनीला कहीं ना कहीं फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल इन 2016 ओवर बीजिंग क्लेम्स ऑफ चाइना साउथ चाइना सी, इसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में कहीं ना कहीं लिया। उसके बाद जूनियर जी जो है उन्होंने फिर से एज्यूम लास्ट ईयर में एज्यूम किया अपने ऑफिस को और उन्होंने अलग अप्रोच जो है अपनाया। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है और उनकी जो शेम्ड है वो कहीं ना कहीं चाइना की जो हाई हैंडेडनेस है उसके वजह से कहीं ना कहीं खराब हुई और उनकी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन से बढ़ने लगी, जो पहले कॉलोनियल था फिलीपींस के ऊपर। अगर फेब की बात करें, फरवरी में जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को अनाउंसमेंट किया, जो कि प्रोवाइड करेगा यूएस की एक्सेस करेगा, जिससे कि 9 फिलीपींस बेसेस जो है यूएस बना सके और उसको एक्सेस कर सके, जो कि पास्ट 5 ईयर में हुआ है। अगर अप्रैल की बात की, फिलीपींस ने यहाँ लार्ज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है यूएस के साथ, ठीक है, जिससे एश्योरेंस दिया है कि वो म्यूचुअल डिफरेंस ट्रीटी के साथ बने रहेंगे, किसके साथ, यूएस के साथ, ठीक है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा असर्टिव बनाती है किसको, आपके चाइना को। तो इसके वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ता है। यूएस और इस जो पैसिफिक एलाइज है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना और फिलीपींस के साथ बात करनी चाहिए। उनकी जो पोटेंशियलिटी की हो जो साउथ चाइना सी में, उसमें कहीं ना कहीं बैटल का खतरा ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करना चाहिए। और दोनों ही चाइना और फिलीपींस को माइंडफुल तरीके से यहाँ रिस्क को कम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि वो अपने टॉक्स को एंगेज कर सके, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा सके, अपनी रिलेशनशिप को इंक्रीज कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड अपीलेट रिव्यू। देखिए क्या बताया जाए, अभी G20 का डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट जो है किए गए थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की, क्योंकि उसके फंक्शंस और उसकी जो कंडक्टिव है उसको कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव तरीके से डिस्कस करने की यहाँ पे बात जो है ऑथर कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करने की बात करें कि फुल और वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट जो सेटलमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सभी मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हो, इस चीज की यहाँ पे बात की जाती। जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो 2 टायर पैनल थी, जिसमें एपिलेट बॉडी जो है स्ट्रक्चर जो है जुड़ा हुआ था। ये कहीं ना कहीं डिस्फंक्शन हो गया 2019 के टाइम पे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहीं ना कहीं यहाँ ब्लॉकेट लगा दिया अपॉइंटमेंट की, कि अपीलेट बॉडी के जो मेंबर है उनकी अपॉइंटमेंट पे यहाँ इसने ब्लॉकेट लगा दिया। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, वो कहीं ना कहीं अपीलेट रिव्यू को देखता है और मैकेनिज्म देखता है जिससे कि वो अपनी रूलिंग को इन्फोर्स कर सके। और ये कहीं ना कहीं ओवर 493 रूलिंग इश्यूज भी किया है जो जब से वो स्टेब्लिशमेंट हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो हैज डेल्ट विथ ओनली अराउंड 190 केसेस को उन्होंने कहीं ना कहीं डिटेल तरीके से, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें 190 केसेस को देखा है 1947 की बात से। जो अपीलेट बॉडी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल रहा है और वो कोर्सन और
कोहेरेंस और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ रूलिंग दिया है और इंश्योर किया है कि WTA की कॉन्फिडेंस जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट पे बनी रहे। जबकि जो कमिटमेंट है, जो एक्सप्रेस है, जो G20 की डिक्लेरेशन में, वो कहीं ना कहीं मन में होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अपीलेट प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक स्टेज पैनल प्रोसेस नहीं है, जो कि वाशिंगटन कहीं ना कहीं जिसको बार बार अपोजिशन करता था अपीलेट रिव्यू प्रोसेस में, जो अभी तक भी देखा जा रहा है। यूएस का मानना है कि जो डीजुडिशलाइजेशन है इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें एक अप्रोच जो है जहां कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं बैक कंट्रोल ले सकते हैं किससे, इंटरनेशनल कोर्ट में और ट्राइब्यूनल में, इस चीज को कहीं ना कहीं देखने की जो है उस तरफ जो है झुक जा रहे हैं। तो इसके वजह से वो उसने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया। जो अपीलेट रिव्यू है प्रोसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं एसेंशियल चेक को देखता है और इंटरप्रिटेशन को देखता है और एप्लीकेशंस ऑफ लॉस को देखता है और इंश्योर करता है इसकी कंसिस्टेंसी को। अगर अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS की, तो ये फ्यूचर है WTO अपीलेट प्रोसेस की जो अनसर्टेन है। दूसरी एरिया की बात करें इंटरनेशनल लॉ ऑफ विटनेस की, जो फॉर्मेटिव स्टेज है एक अपीलेट प्रोसेस की। और इज इंटरनेशनल लॉ, ये एक इंटरनेशनल लॉ है जो किसके थ्रू काम करता है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू। एक यूबिक्यूटियस कंपोनेंट है बायलैटरली इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का। जो ISDS है वो आज के टाइम पे प्रिंसिपल मीन है, जिससे कि जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ है उसको, उसके जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने का काम करता है। जनवरी 1, 2023 की बात करें तो 1200 यानी कि 1257 ISDS केसेस जो है वो कहीं ना कहीं इनिशिएटेड किया गया, जिसमें इंडिया भी शामिल था, जिसमें 5 एडवर्स अवार्ड मिले, जिसमें 4 जो है इंडिया के फेवर में रहे और बहुत सारी तो पेंडिंग ही रहेगी। अब बेनिफिट क्या है अपीलेट रिव्यू का। अब क्रिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जो फैसेट है ISDS के मैकेनिज्म का, वो कहीं ना कहीं कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं इंडिया की जो बिट्स वगैरह है उनके साथ प्रेजेंट करता है और ऑपरेट करता है एडहॉक के साथ। एडहॉक मतलब जो परमानेंट ना हो, ये समझ के चलिए, या फिर कोई वन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के साथ जिसमें अपीलेट रिव्यू को किया जा सकता है। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ की बात की जाती है, ठीक है, जहां 100 ऑफ ISD ट्रिब्यूनल जो है ऑपरेट करते हैं अलग अलग तरह के आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के साथ। अगर बहुत सारे ओकेजन की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं एक ही ट्रीटी पे देखी जाती है। तो लाइकवाइज होने के लिए ये जो ट्रिब्यूनल है कहीं ना कहीं पहुंचते हैं कहां पे, अपोजिट कंक्लूजन में, जहां पे डिस्पाइट कर लेती है, इंटरप्रेटिंग होती है, अप्लाइंग होती है उसी ट्रीटी को उसी फैक्ट के साथ। जो एब्सेंस है अपीलेट रिव्यू मैकेनिज्म का, उसका मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंसी और इनकोहेरेंस को, डिसीजन को और लीगल रीजनिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है। ये जो कारण है इनस्टेबिलिटी और इम्प्रॉपरिटी ऑफ स्टेट्स का या फॉरेन इन्वेस्टर का, वो कहीं ना कहीं क्योस जो है बना रहे, ठीक है। एक अपीलेट रिव्यू का मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अलाउ करता है कि वो जो एरर है उसको रेक्टिफाई करे, ठीक है, जो लॉ की एरर है या हार्मोनाइज है उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने का भी काम करता है। इसके पास पावर है कि वो अपहोल्ड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिवर्स कर सकता है डिसीजन को फर्स्ट टायर ऑफ ट्राइब्यूनल्स का, जिससे कि कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी जो है बनी रहे, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी कहीं ना कहीं ISDS सिस्टम में बनी रहे। एक अपीलेट मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है उसकी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म से, जो कि एनरोलमेंट प्रोसीडिंग से चलता है, जिसमें केवल अगर बात की जाए अप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनेशनल सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को ही जहां अप्लाई कर सकता है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका इंडिया जो है अभी मेंबर नहीं है, किसका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसका ये पार्ट नहीं है, ICSID। ये आपको पता है क्योंकि 5 बॉडी है, 5 में से 4 के तो पार्ट है, लेकिन 5वीं के पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बात करा जा रहा है और यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है क्रिएटिंग एक अपीलेट रिव्यू मैकेनिज्म बनाया जाए जो यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल लॉ को कहीं ना कहीं ग्रुपिंग को कहीं ना कहीं उसको डेलिब्रेट करे, रिफॉर्म करे और उसमें रिव्यू करने की बात जो है की जा रही है और इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की जो है बात की जा रही है और इसमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए।
आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल, हॉट ड्राई अगस्त लिफ्ट कोर सेक्टर ग्रोथ। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमारे कितने कोर सेक्टर इंडस्ट्री है और इनकी सीक्वेंस क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, अगर हम 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर की बात करें, हमारे 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए, तो 12.1% की जो अगस्त में हम लोगों ने कंबाइन करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं 12.1% देखा जा रहा है। ठीक है, जो कि डबल डिजिट में 5 रिपोर्टिंग के हिसाब से डबल डिजिट में पहुंच गई है और ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। जो ये दिखाता है, जो दूसरा स्ट्रेट मंथ है जिसमें सभी 8 सेक्टर जिसमें कंस्टिट्यूट है 40% ऑफ इंडेक्स के। ध्यान रखना कितने, 40% इंडेक्स जो है इसी से ही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है वो 40% है, वो रिकॉर्ड किया है, सबसे ज्यादा हाई रखा है आफ्टर 14 मंथ्स के बाद। प्रोविजनल कोर सेक्टर जो आउटपुट है वो मेजर किया है इंडेक्स कोर इंडस्ट्री का, जिसमें 2.5% जो है जस्ट जुलाई लेवल की देखा गया, मतलब 2.5% से जुलाई लेवल से बढ़ा है। तो ये सारी चीज दिखा रहा है। सीमेंट की अगर देखे जाए तो 18.9% की, तो ये चीजें, स्टील की वहीं पे 10.9%, क्रूड ऑयल, ठीक है, आप देख सकते हैं कोर सेक्टर में आउटपुट में जो आपको दिखा रहा है, सीमेंट आपका हो गया, उसके बाद आपके क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील प्रोडक्शन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं सब में बढ़ोतरी नजर आई है, वही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ सजेस्टेड किया गया है, रिकवरी करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा करना चाहिए, उसके आउटपुट लेवल को और जिससे कि और ज्यादा इंक्रीज होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, देखिए ये आर्टिकल है कि वही आर्टिकल इतना है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड टू गो ऑन सेल फ्रॉम अक्टूबर 4। अक्टूबर 4 से क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो है सेल होने वाला है। ठीक है, सभी अक्टूबर 4 to 13 सभी ऑल ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कहां पे होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखनी है। जो ये बताया जा रहा है, जो 10 डे की सेल विंडो जो है अक्टूबर में खुलेगी, वो कहीं ना कहीं स्टेटेड शेड्यूल्ड है। ठीक है, और उसको कौन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे किया है। इस स्कीम के अंदर बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं अवेलेबल किया जाएगा 10 डे के अंदर, हर एक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, जो कि स्पीच बाय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और एडिशनली 30 डेज का पीरियड दिया जाएगा इन द ईयर लोकसभा इलेक्शन के। इलेक्शन का जब होगा तो वहां पे एडिशनली 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। नवंबर 2022 में जो गवर्नमेंट है वो अम्बेड करेगी स्कीम को, अम्बेड किया था स्कीम को, जिसमें itself the power to declare extra fortnight election bond sale in the year when state and union territory legislature have election। जब इलेक्शन हो तब उस टाइम पे एक्स्ट्रा फोरनाइट जो है उनको मिले। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इंक्लूडेड है। ठीक है, जहां पे जो विंडो है वो यूज किया था और इश्यूज किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन में हुआ था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको ऑथराइज करता है और आप वहीं पे ही इन कैश चेक करा भी सकते हैं। बॉन्ड देंगे और बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करना तो आपको वहीं स्टेट बैंक पे ही जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रो बॉन्ड को कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी जो डोनर है वो परचेस कर सकता है। उसकी वैलिड 15 डेज की होती है जब से वो इशू किया गया है। ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना क्या है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। और ये कौन लेके आता है, डोनर लेके आता है, कहां से, बैंक से, और पॉलिटिकल पार्टी को इनकैश करने के लिए दे दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं रिडीम किया जा सकता है केवल एलिजिबल पार्टी के द्वारा, जो कि डिपॉजिट करता है सेम डेजिग्नेटेड अकाउंट जो मेंटेन है कहां पे, आपके उस बैंक में। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उस पार्टी को और वहां पे कहीं ना कहीं इस चीज को इनकेस करना पड़ेगा। बॉन्ड जो है एसबीआई 1000 के, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रूप में इश्यूज करती है। जो बॉन्ड है वो अवेलेबल है, परचेस कर सकता है कोई भी इंडियन सिटीजन। ठीक है, पीरियड ऑफ 10 डेज के लिए, हर महीने, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में, जो कि स्पेसिफाई करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, केवल पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ध्यान रखना 1951 का है। ठीक है, और जो 1% से लेस की वोट जो है सिक्योर ना किया हो, ध्यान रखना 1% से कम वोट जो है सिक्योर ना किया हो, 1% से ऊपर होना चाहिए, तो वो लास्ट जनरल इलेक्शन में, जो कि हाउस ऑफ पीपल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो एलिजिबल है
अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को मस्ट रिमेन। देखिए क्या बताया गया, जो गवर्नमेंट है वो अभी इस बारे में नहीं सोच रही कि एज ऑफ कंसेंट क्या होनी चाहिए। जो अभी बात की गई करेंटली जो बताया गया वो 18 ईयर बताया गया अंडर पॉस्को एक्ट के अंदर। जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया और पब्लिक किया है, फ्राइडे को ही बताया इस चीज को, और इट एडवाइस की इंट्रोडक्शन करने की बात की गई गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशनरी, जिसमें सेंटेंसिंग इन केसेस दैट इन्वॉल्व टैक्टिक्स अप्रूवल जो है 16 to 18 ईयर के ब्रैकेट में रखा गया। जो 22nd लॉ कमीशन जो जिसको हेडेड कर रहे ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने कहने की अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है लॉ मिनिस्टर के साथ सितंबर 27 को, और इन्होंने बताया है और साथ ही वेबसाइट में भी आपने लॉन्च किया है, पब्लिश किया है। अगर बात की जाए रिपोर्ट की, जो लॉ पैनल है वो कहने की नोट की है सर्टेन अमेंडमेंट कहने की यहाँ जरूरत है पॉस्को एक्ट के अंदर, जो कि 2012 में रिमेड 2012 टू रिमेड द सिचुएशन इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग टैक्टिक अप्रूवल नॉट कंसेंट अंडर लॉ। कंसेंट को इसमें इंक्लूड भी किया गया, जो पार्ट है एज ग्रुप का 16 to 18 का। पैनल ने ये बताया कि यहाँ पे रिड्यूसिंग किया जाएगा एज ऑफ कंसेंट को, जो डायरेक्ट और नेगेटिव कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा चाइल्ड मैरिज के ऊपर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर। इसको एडवाइस किया गया कोर्ट को कि वो ट्रेड करे इस तरह की जो एडोलेसेंट्स लव को, या जहां क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं मिस होते हुए दिख रहा है। जो रेफरेंस है एज ऑफ कंसेंट का, वो लॉ कमीशन ने 9 नवंबर 2022 के कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट से लिया था, जिसमें यह बताया गया टू रीथिंक द एज ऑफ क्रिटिकल ऑफ कंसेंट टेकिंग कंसिडरेशन राइजिंग नंबर ऑफ केसेस माइनर गर्ल्स अबव द 16 ईयर फॉलिंग इन लव, इलोपिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद। जो भी इस चीज को हमें क्रिटिकली कंसेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये नंबर ऑफ केसेस है माइनर गर्ल्स के साथ वो कहने की 16 साल से ऊपर की बढ़ रहे हैं, जिसमें फॉलिंग ऑफ लव ऑफ इलोपिंग यानी कि भाग जाना, प्यार में पड़ना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है लड़कों के साथ होती रहती है। तो इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इस तरह के सिमिलर रेफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी दिया था अप्रैल इस साल की अप्रैल में, और वहां पे इन्फोर्समेंट जो है करने की बात की थी पॉस्को एक्ट की, जहां पे इनजस्टिस जो है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी रेप, जहां पे डी फैक्टो कंसेंट इज प्रेजेंट, इस चीज की बात की गई थी। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन की बात की गई थी। कमीशन यहाँ पे नोटेड किया है कि जो केसेस है जहां ये जो टैक्टिक्स अप्रूवल है डू नॉट मेरिट द सेम सिवियरिटी, केसेस शुड बी आइडियली इमेजिन फॉल इन पॉस्को एक्ट, जो भी पॉस्को एक्ट में लागू होता है। यहाँ पे स्टेप्स लेने की बात की गई कि EFIR जो है वो कहीं ना कहीं परसिस्टेंटली इशू कर सकते हैं, और ये डिले होता है इसको रजिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं EFIR को कर सकते हैं, क्योंकि FIR जो रजिस्ट्रेशन होती है मैनुअली वो कहीं ना कहीं डिले करती है। तो जो सिटीजन्स को अलाउ करना चाहिए रिपोर्ट क्राइम के लिए रियल टाइम्स में, क्लिंगिंग RKL सिस्टम, रजिस्ट्रेशन FIR, डू नॉट एग्री, क्रिमिनल रिफॉर्म, इस सब चीजों को कहीं ना कहीं बताया, तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का जो आर्टिकल है वो अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।